और श्वेत पत्र का अगला प्रश्न पत्र हम रखने वाले हैं अब विष्णु शंकर जैन के सामने। हिंदू पक्ष को क्यों दिलचस्पी है वक्फ में बदलाव में? देखिए, सबसे बड़ी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 हिंदू समाज के ऊपर लागू होता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये बात मैं बिना रिसर्च के नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2022 का राशिद वली बेग का, जिसमें सेक्शन 6 को इंटरप्रेट किया गया जो 2013 में लाया गया पर्सन एग्रीव्ड के माध्यम से, और ये कहा गया कि अगर वक्फ के सर्वे में किसी नॉन मुस्लिम की संपत्ति चली जाती है तो उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करे, और ये पोजीशन इस अमेंडमेंट के बाद भी एग्जिस्ट करती है। तो जो वक्फ एक्ट है वो जब नॉन मुस्लिम्स पे लागू हो रहा है तो हमें दिलचस्पी इसलिए है कि सबसे पहली बात हमारा ये कहना है, ओरिजिनल अगर आप वक्फ एक्ट देख ले तो शिया और सुन्नी के इंटरसी मैनेजमेंट के लिए बना था, हिंदू किसी भी और समाज के ऊपर लागू ही नहीं होता था। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है 1979 सुप्रीम कोर्ट और 2010 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है, पर 2013 में इसे नॉन मुस्लिम्स पे लागू किया गया। तो मेरा ये कहना है श्वेता जी कि सबसे पहले वक्फ एक्ट 1995 ये अमेंडमेंट आना चाहिए कि ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे सेक्शन 3E आया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा, उसी तरह से नॉन मुस्लिम्स पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये हमारा सबसे पहला बोन ऑफ कंटेंशन है। गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में क्यों होना चाहिए? नहीं होने चाहिए। मैं आपके सामने बात एडमिट कर रहा हूँ, कोर्ट में भी ये बात कहूंगा कि नॉन मुस्लिम्स वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल में नहीं होने चाहिए, पर साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि फिर नॉन मुस्लिम पे लागू नहीं होगा। आप दोनों बातें नहीं कर सकते, नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा और नॉन मुस्लिम पे लागू होगा, ये कैसे हो सकता है? या तो आप ये कहिए कि वक्फ एक्ट 1995 स्पष्ट कर दीजिए कि नॉन मुस्लिम पे लागू नहीं होता, नो प्रॉब्लम। आज मैं आपसे आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई भी मुझे हिंदू एंडोमेंट एक्ट बताए किसी भी राज्य सरकार का जो मुस्लिम समाज के ऊपर लागू होता है। कोई मुझे जवाब दे कि कोई भी हिंदू एंडोमेंट एक्ट क्या मुस्लिम समाज के ऊपर लागू होता है? एक ही जवाब मिलेगा, नहीं लागू होता, और इसीलिए उसमें मुस्लिम मेंबर नहीं होते हैं। तो जब वक्फ एक्ट हम पे लागू हो रहा है इसलिए 2 नॉन मुस्लिम मेंबर थे, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होने चाहिए और वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू भी नहीं होना चाहिए। वक्फ बाय यूजर में बदलाव की जरूरत क्यों है? देखिए, वक्फ बाय यूजर सबसे ड्रैकोनियन और वेग कंसेप्ट है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या हुआ श्वेता जी, कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस्लामिक लॉ है, सेटल्ड इस्लामिक लॉ, कि वक्फ सिर्फ वक्फ डीड के माध्यम से हो सकता है, और जब वक्फ क्रिएट किया जाएगा वाकिफ का नाम लिखा जाएगा, कब वो वक्फ डीड हुई, कैसे उसकी ओनरशिप हुई, ये सारी बातें लिखी जाएंगी, और उसके बाद अपनी ही संपत्ति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुल्ला का मोहम्मदन लॉ है, बेली का मोहम्मदन लॉ है, अपनी ही अर्जित की हुई संपत्ति आप वक्फ कर सकते हैं। पर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ड्रैकोनियन कंसेप्ट 1954 वक्फ एक्ट में और 1995 वक्फ एक्ट में, जिसमें कहा गया कि अगर आप किसी संपत्ति को, ये भी नहीं लिखा है कितने सालों से यूज कर रहे हैं, तो वो वक्फ बाय यूजर के माध्यम से अगर आप यूज कर रहे हैं तो वक्फ बाय यूजर मानी जाएगी। और इसका आपको उदाहरण देता हूँ, ज्ञानव्यापी केस में वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इन्वोक किया गया, राम मंदिर के केस में वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इन्वोक किया गया, बेंगलोर की ईदगाह मैदान के केस में वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इन्वोक किया गया। जहां जहां डॉक्यूमेंट नहीं है वहां वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इन्वोक किया जाता है। मेरा कहना यह है, क्या टेंपल बाय यूजर किसी ने सुना है? मॉस्क बाय यूजर, चर्च बाय यूजर, गुरुद्वारा बाय यूजर सुना है? अगर किसी और समाज के लिए ये कंसेप्ट नहीं है तो क्या ये आर्टिकल 14, 21, 301 का उल्लंघन नहीं है? उतने पुराने दस्तावेज लाएंगे कहां से? मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात इस्लामिक लॉ है कि आपको जो भी एक छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन आपको दर्ज करना है, वक्फ डीड चाहिए ही चाहिए, वक्फ डीड चाहिए ही चाहिए। और अगर आप प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे सेक्शन 36 तो उसमें ये लिखा है कि आज के बाद से कोई भी वक्फ बिना वक्फ डीड के नहीं होगी, ये सेक्शन 36 में लिखा हुआ है। तो जो पिछली सरकारों ने गलत ढंग से एक ड्रैकोनियन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और जो गलत माध्यम से वक्फ बाय यूजर के माध्यम से संपत्ति चली गई, क्या उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? और क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये कंसेप्ट किसी और समाज के लिए, किसी और वर्ग के लिए है क्या? क्या सरकारी दखलंदाजी नहीं बढ़ जाएगी? देखिए, कोई सरकारी इसमें दखलंदाजी नहीं हो रही है। पहली बात, इसको समझना पड़ेगा, पूरे एक्ट की स्कीम को समझना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज मैं वक्फ क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आज मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, वक्फ क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या मुतवल्ली सरकार नियुक्त करेगी? जो वक्फ क्रिएट कर रहा है वही मुतवल्ली नियुक्त करेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का फंक्शन और मुतवल्ली का फंक्शन, जो वक्फ क्रिएट किया जाता है उसका मैनेजर कौन होता है? मुतवल्ली मैनेज करेगा उस संपत्ति को, ओवरऑल वक्फ की संपत्ति के लिए। और अभी भी वो वक्फ क्रिएट करने वाला ही मुतवल्ली नियुक्त कर रहा है। हाँ। ठीक है। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड आने से, वक्फ काउंसिल आने से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ये कोई हस्तक्षेप की बात नहीं है।
आप मुझे बताइए ना कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में ऐसी कौन सी ड्यूटीज है जहां पे सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए सब मुस्लिम समाज से वहां व्यक्ति रखे जा रहे हैं। प्रेजेंट अमेंडमेंट में भी 22 में से वक्फ काउंसिल में से 20 लोग तो मुस्लिम समाज से आ रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एडवोकेट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सारी पूरा उसमें प्रावधान दिया हुआ है। मुस्लिम समाज के अलग अलग लोग हैं, तो उसमें सरकारी इंटरफेरेंस कहाँ से हो रहा है, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद है इस जो सुनवाई हुई है, 2 दिनों की जो बातचीत हुई है, उसके लिहाज पर क्या कहें? इस सुनवाई में काफी चीजें क्लैरिफाई हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ में ड्रैकोनियन प्रोविजन थे जो इस अमेंडमेंट ने खत्म किए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। फॉर एग्जांपल जो 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने जा रहे। सेक्शन 40 जो ड्रैकोनियन प्रोविजन था वो रिपील किया गया, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। वर्ब बाय यूजर एज अ डेफिनेशन रिपील किया गया, खत्म किया गया, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। उसके बाद बहुत सारे और भी सेक्शंस हैं, सरकारी संपत्ति टेक ओवर जो की जा रही थी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया है। आगे कोई आप वर्ब बिना वर्ब डीड के नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया। तो काफी अच्छा अमेंडमेंट है, काफी आगे हम बढ़े हैं और एक जो इसको संविधान संबद्ध लाने की तरफ मुझे लगता है ये कानून बढ़ रहा है और भी सुधार की जरूरत है। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी याचिका उस पर नोटिस भी जारी की। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।